हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि अभी विगत वर्षों में देखा गया है कि यूपीएससी ने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, लगातार पूछ रहा है यूपीएससी। तो इसको भी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में, जहाँ कि हम समझेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स को। तो पहले स्लाइड के ऊपर चले और सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारा न्यूज़ है, जो हमारा स्कीम है, उसको हम देखेंगे। इसी के साथ साथ यह जो स्कीम है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, पूरे सालों भर इसकी चर्चा होती रही थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि एक कैंपेन था भारत नाम का, आप इसका यहाँ पे फुल फॉर्म देख सकते हैं, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसका पर्पस क्या था? तो पर्पस ये था कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। कहाँ पे? एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको लॉन्च किया था। एक किस टाइप का स्कीम था? तो भाई ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम था। अब देखिए, दो तरीके का स्कीम होता है जो सरकार लॉन्च करती है। एक स्कीम होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसकी फंडिंग 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसकी फंडिंग कुछ स्टेट गवर्नमेंट करती है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बताना होगा कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नाबार्ड। नाबार्ड के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका टेन्योर क्या है, कार्यकाल क्या है भाई, कब ये खत्म हो जाएगा? तो 2032-33 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें इसको खत्म कर दिया जाएगा, मतलब वहीं तक ये फंड जो है वो चलेगा। चलते हैं अगले स्लाइड में, जहाँ से इसके और भी हम ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो मेन इंटेंशन है, जो इसका मेन मोटिव है, पर्पस है, वो क्या है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना, उसमें फाइनेंसेस को और भी ज़्यादा मोबिलाइज करना। तो यहाँ पे देखिए, फिर से वही बात कही गई है कि मीडियम जो लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का इनका लक्ष्य रखा गया है। कुछ साइलेंट फीचर्स भी है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि इसको लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, जो कि कोविड में लॉन्च किया गया था। आपको पता ही होगा इसके बारे में। इसके कौन कौन से बेनिफिशियरीज होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, फार्मर्स होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात करी गई है तो फार्मर्स ही इसके बेनिफिशियरीज में काउंट किए जाएंगे। स्टेट एजेंसी जैसे कि APMCs, आपने सुना होगा इसके बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी इसके बेनिफिशियरीज में काउंट किए जाएंगे। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, और इसी के साथ साथ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सभी इनके बेनिफिशियरीज में काउंट किए जाएंगे। अब चलते हैं अगले स्कीम के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, हालांकि ये पुराना है, लेकिन गाहे बगाहे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि पैसे आते रहते हैं किसानों के अकाउंट में। तो जिस क्वार्टर में पैसा आता है उस वक्त पे इसकी चर्चा होती रहती है। तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, और जो हमने लक्ष्य रखा था अपने किसानों की आय को दुगनी करने का, उसमें इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 16वां जो इंस्टॉलमेंट है वो अभी किसानों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत। इसके कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। तो पिछले स्कीम की तरह यह भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% जो फंडिंग होगा वो किसके द्वारा होगा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जितने भी फार्मर्स के जो नीड्स हैं, उनको फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंट करने का जो हमारा सपना है, उसको पूरा किया जा सके, यही इसका पर्पस है। अब देखिए, यूपीएससी इसमें क्वेश्चन जो ऑप्शन देगा ना, वो थोड़ा घुमा फिरा कर देगा। तो आपको पर्पस लेमन के टर्म में याद रखना, बुकिश टर्म में याद करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि फार्मर्स का जो भी उनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने इस स्कीम को लॉन्च किया था। बेनिफिशरीज कौन से होंगे, इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो सारे लैंड होल्डर्स जिनके पास ज़मीनें हैं, वो सभी के सभी इनके बेनिफिशरीज में काउंट किए जाएंगे। बेनिफिट्स क्या दिया जाता है इसमें भाई? तो 6,000 रुपया पर साल, 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। हर 4 महीने के अंतराल के बाद आपको 2-2 हज़ार रुपया दिया जाएगा, साल का 6,000 रुपया। हालांकि अभी एक कमेटी ने रिकमेंड किया था तो इसको 6,000 से 12,000 कर दिया जाए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव वही है कि हम क्या करेंगे, उनको और भी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का, उनको इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने का हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है। साइलेंट फीचर्स क्या है भाई? इसमें आपको
लैंड रिकॉर्ड्स जरूरी होगा अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं। आप बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है इसका, किसान खुद से जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन भी दिया जा सकता है किसानों को। प्रिवेंशन ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स भी किया जा सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। ग्रीवेंस को रिड्रेसल किया जा सकता है, भाई आपको जो शिकायत है वो सुनी जाएगी। इसी के साथ साथ एक्सक्लूजन भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर के तौर पर उभर कर सामने आता है। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट स्कीम है उसकी चर्चा कर ले हम। तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन स्कीम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और अभी भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है भाई? इसका काम है क्रॉप को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। अगर ओलावृष्टि होती है, बारिश बहुत ज्यादा हो जाता है, वैसे सिचुएशन में किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई किया जा सकता है इस स्कीम के तहत में। इसके कुछ फैक्ट्स को हम समझ लेते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि क्रॉप इंश्योरेंस देना कब? कटाई मतलब बुआई से पहले और कटाई के बाद, उसमें जितना भी उनको नुकसान हो रहा है उस नुकसान को उनको दिया जा सकता है। क्या? भरपाई किया जा सकता है। टाइप क्या है? देखिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि 100% पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी देना होगा और कुछ पैसा केंद्र सरकार को भी देना होगा। नेचर क्या है? ये डिमांड ड्रिवन है और वॉलंटरी है, मतलब कि मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। स्टेट एज वेल एज फार्मर्स, मतलब कि अगर फार्मर्स नहीं चाहते हैं कि उनके जो उनका प्लांट है, उसको फसल है, उसका बीमा किया जाए, इंश्योरेंस किया जाए, तो आप चाहें तो इससे बाहर हो सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं चाहती कि उनके स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो भी इससे बाहर हो सकते हैं। बेनिफिशरीज कौन होंगे? सारे फार्मर होंगे। इसी के साथ साथ शेयर क्रॉपर्स भी होंगे और टेनेंट्स भी होंगे जो कि दूसरे के खेतों में खेती करते हैं, वैसे किसान भी इसके बेनिफिशरीज में काउंट किए जाएंगे। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वही बात है, फिर से घुमा फिरा के बात वही कही जा रही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, और इसी के साथ साथ इनोवेटिव मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एडेप्ट करना होगा इसके तहत। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये इंश्योरेंस स्कीम है, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। उसी के साथ ही रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि वेदर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसके आधार पे किसानों को रिकमेंड किया जाएगा कि आप किस तरीके के पहल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वेदर पैरामीटर पे भी प्रॉक्सी फॉर क्रॉप वेल्स, मतलब कि जो भी वेदर का पैरामीटर है उसके आधार पे आप अपने क्रॉप को लगा सकते हैं या फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्रॉप को, फसल को उपज बढ़ा सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी एक, जो अभी मैं बता रहा हूँ वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से एक है। इसकी चर्चा बहुत कम होती है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो क्या है? असिस्टेंट टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम। चलिए इसके बारे में नाम काफी ज्यादा लंबा चौड़ा है, आप AMDCF के तौर पे इसको याद रख सकते हैं। देखिए इसको नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 के तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हम इसके पर्पस को समझते हैं। तो पर्पस क्या है कि हम सेल्फ रिलायंस को मेडिकल डिवाइस में हम क्या करेंगे? आत्मनिर्भरता को प्रमोट करेंगे। इसी के साथ साथ इसका टेन्योर कहाँ तक रहेगा? 2023 से लेकर 2026 और 27 के फाइनेंशियल ईयर तक इसका टेन्योर को रखा जाएगा। कंपोनेंट्स क्या क्या है भाई इसमें? तो हम फैसिलिटीज को अवेलेबल कराएंगे। किसके लिए? टेस्टिंग फैसिलिटीज को भी अवेलेबल कराने का इसका पर्पस रखा गया है, कंपोनेंट रखा गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी कौन सी है? सिडबी को रखा गया है इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो यह है कि क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन को प्रोवाइड कराना, एक्सेसिबल बनाना। इसी के साथ साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस को क्रिएट करना कि भाई आप जेनरिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन तो होगा ही इस स्कीम के जरिए। कुछ साइलेंट फीचर्स भी इसके। सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत, और वैसे लोग जो कि इसके रिटेल शॉप को खोलेंगे उनको इंसेंटिवाइज करना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा 5 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके टेन्योर को और उसके कुछ की साइलेंट फीचर्स को।
तब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ भी और भी हम इंपॉर्टेंट स्कीम्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।